के विद्यार्थियों, हम आज बात करने जा रहे हैं भारतीय शिक्षा का विकास एवं इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली पर चर्चा करेंगे। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली की अगर बात की जाए तो ये भारत की तीसरी शिक्षा प्रणाली है और सबसे पहले वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली और बौद्धकालीन जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली जो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आती है, उसके बाद मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली की चर्चा करते हैं जो 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक अपने चरम पर थी। उसकी चर्चा हम आज करेंगे। तो हमने पहले भी व्याख्यान में कहा है कि पृथ्वीराज चौहान के पराजित होने के बाद दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बैठाया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर शासन शुरू किया और देश में एक नया शासन मुस्लिम काल की शुरुआत हुई और एक नई शिक्षा प्रणाली जो उस समय विकसित हुई जिसको हम मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। यह शिक्षा प्रणाली 1200 से लेकर 1700 तक विभिन्न वंशों के द्वारा शिक्षा यहाँ पर शासन किया गया और उनके संरक्षण में शिक्षा प्रणाली आगे बढ़ी। सबसे पहला भारत पर शासन करने वाला सबसे पहला वंश जो था वो गुलाम वंश था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश से संबंधित था। गुलाम वंश के बाद अगर हम बात की जाए तो खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और मुग़ल वंश। अंतिम वंश जो भारत पर शासन करने वाला था वो मुग़ल वंश था। मुग़ल वंश में अंतिम स्थापित शासक की बात की जाए तो औरंगजेब था जो एक कट्टरपंथी शासक था और उसकी मृत्यु के साथ 1707 में उसकी मृत्यु होती है। धीरे धीरे मुग़ल वंश का भी पतन होने लगता है। तो इस बीच में इस गुलाम वंश से लेकर और मुग़ल वंश के बीच में जो शिक्षा प्रणाली एक विकसित हुई जिसको हम मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। अब अगर हम शिक्षा प्रणाली के बिंदुओं पर बात करें तो इसमें भी शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त की चर्चा चलती है। शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त की बात करें तो जो राज्य का नियंत्रण था, जो शिक्षा प्रणाली थी, जो शिक्षा दी जाती थी, भाई मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के केंद्र थे मकतब और मदरसे। मकतब में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी और मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती थी। मकतब और मदरसे में जो शिक्षा प्रणाली संचालित होती थी वो राज्य के नियंत्रण में थी। राज्य का परोक्ष रूप से उस पर नियंत्रण होता था। तो राज्य का नियंत्रण था, ये पहला टॉपिक आपका होता है कि राज्य का नियंत्रण था शिक्षा पर। जैसे वैदिक काल में गुरु के नियंत्रण में थी और राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं था। बौद्ध काल में बौद्ध संघ के नियंत्रण में थी, लेकिन मध्यकाल में शिक्षा राज्य के स्थानीय राजाओं के नियंत्रण में, शासकों के नियंत्रण में थी। दूसरी चीज़ शासन का संरक्षण। जो मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली है, मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली है, इसमें शासन का संरक्षण, शासन का सहयोग प्राप्त था। मकतब और मदरसों के जो भी मकतब और मदरसों का खर्चा होता था उसको शासन देता था। आसपास के जो शासक होते थे, राजा होते थे, उस मकतब और मदरसे का खर्चा वो उठाते थे। निःशुल्क शिक्षा, अगर मध्यकाल की बात की जाए तो एक अच्छाई उसकी ये भी थी कि शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी। और इसके बाद जो बात की जाए शिक्षा का संरचना एवं संगठन की तो शिक्षा 2 स्तरों में विभाजित थी, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा की बात की जाए तो प्राथमिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी। मकतब जो था वो अरबी भाषा का शब्द था। मकतब शब्द जो है अरबी भाषा के कुतुब शब्द से मिलकर बना है और जिसका अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पढ़ना और पढ़ाना सिखाया जाए। तो मकतब जो थे वो मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना लिखना वहीं सिखाया जाता था, शुरुआत वहीं होती थी। जैसे वैदिक काल में विद्यारंभ उपनयन, बौद्ध काल में प्रवज्जा संस्कार और उसी तरह से मध्यकाल में भी एक संस्कार शिक्षा का होता था जिसे हम बिस्मिल्लाह खानी रस्म के नाम से
जानते हैं, ये मध्यकालीन शिक्षा का संस्कार था। बिस्मिल्लाह खानी रस्म होती थी और ये रस्म जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो जाता था तो बिस्मिल्लाह खानी रस्म होती थी। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि बिस्मिल्लाह खानी रस्म कब होती थी, तो जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो जाता था तो बिस्मिल्लाह खानी रस्म होती थी। मौलवी को बुलाकर यह रस्म कराया जाता था और इसी के साथ बच्चे की शिक्षा शुरू हो जाती थी। बिस्मिल्लाह खानी रस्म के समय उसको कुरान की कुछ आयतें दोहराने को कहा जाता था। अगर वो उन आयतों को नहीं दोहरा पाता था तो केवल उसके बच्चे के मुंह से बिस्मिल्लाह कहना ही पर्याप्त माना जाता था। बच्चा बिस्मिल्लाह कहता था। बिस्मिल्लाह का जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, और बिस्मिल्लाह कहना ही पर्याप्त माना जाता था। इसी से उसकी शिक्षा घर की शुरू हो जाती थी, इसी से उसका मकतब की शिक्षा शुरू हो जाती थी। तो ये प्राथमिक शिक्षा में होता था और उच्च शिक्षा मदरसों में होता था। मदरसा जो अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है। दरस का अर्थ होता है भाषण देना। वह स्थान जहाँ भाषण के माध्यम से पढ़ाई होती हो उसको मदरसा कहा जाता था। भाषण यानी कि लेक्चर, व्याख्यान, तो वो मदरसों में होता था। इसलिए मदरसा जो थे वो मध्यकालीन शिक्षा केंद्र में उच्च शिक्षा के केंद्र थे। तो मध्यकाल में शिक्षा के 2 स्तर थे, प्राथमिक और उच्च। प्राथमिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी जो बिस्मिल्लाह खानी रस्म के द्वारा दी जाती थी जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो जाता था, और उच्च शिक्षा जो होती थी वो मदरसों में दी जाती थी। अब हम आते हैं शिक्षा के उद्देश्यों की बात करें तो मध्यकाल में शिक्षा शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य जो था वो इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। इस्लाम धर्म एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार करने के लिए ही शिक्षा की शुरुआत की गई, क्योंकि शासकों को ये बताया गया कि कोई भी चीज़ हमको उतनी बेहतर ढंग से या उतने ज़्यादा तेज़ी से हम किसी के माध्यम से हम प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं जितनी तेज़ी से शिक्षा के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार हो सकता है। इसलिए प्रमुख उद्देश्य क्या था शिक्षा का? इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। इसके बाद ज्ञान का विकास करना, लोगों को ज्ञान प्रदान करना, लोगों के अंदर ज्ञान पैदा करना। इसके अलावा अगर बात की जाए तो शासन के प्रति वफादारी भी शिक्षा का एक उद्देश्य था। शिक्षा के माध्यम से शासन को वफादार लोगों की ज़रूरत थी। जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि कुछ मुट्ठी भर मुस्लिम शासक बाहर से आए थे और एक विशाल राज्य पर, एक विशाल देश पर शासन कर रहे थे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब भारत का हिस्सा थे, और उनको ये पता था कि अगर जब तक ये हमको बर्दाश्त कर रहे हैं, अन्यथा जब विद्रोह कर देंगे तो हमको यहाँ से भागना पड़ सकता है। इसलिए शिक्षा के माध्यम से ये ऐसे लोगों को तैयार करना चाहते थे जो शासन के प्रति वफादार रहें, शासन के प्रति विद्रोह ना करें, शासन के लिए सब कुछ करने को तैयार रहें। इसके साथ साथ नैतिक और चारित्रिक विकास भी शिक्षा का एक उद्देश्य था। वैदिक काल और बौद्ध काल में नैतिक और चारित्रिक विकास का अर्थ दूसरा होता था, लेकिन मध्यकाल में नैतिक चारित्रिक विकास का अर्थ होता था जो इस्लाम धर्म और संस्कृति में कार्य बताए गए हैं उन्हीं को करना ही नैतिक और चारित्रिक विकास कहा जाता था। इसके अलावा कला कौशलों की शिक्षा भी दी जाती थी। कला कौशल और व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रबंध किया जाता था, और सबसे ज़्यादा अगर कहीं किसी शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था तो वो सैन्य शिक्षा था, क्योंकि भारत में मुस्लिम शासक सेना के बल पर, सैनिकों के बल पर शासन कर रहे थे, इसलिए सैन्य शिक्षा को भी प्रमुख स्थान दिया गया। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के शिल्पों की, कलाओं की और कौशलों की शिक्षा भी दी जाती थी। जो स्थापत्य कला मध्यकालीन भारत की सबसे बड़ी पहचान है। इसके अलावा अंतिम उद्देश्य की बात करें, जहाँ वैदिक काल में अंतिम उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नत था, बौद्ध काल में अंतिम उद्देश्य निर्वाण की
प्राप्ति थी। वहीं अगर मध्यकाल की बात करें तो अंतिम उद्देश्य शिक्षा का था ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना, भोग विलास के साथ अपना जीवन व्यतीत करना ही, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना ही मध्यकालीन शिक्षा का अंतिम उद्देश्य था। अब उद्देश्य के बाद हम पाठचर्या की बात करें तो पाठचर्या दो स्तरों पर विभाजित थी, प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर। प्राथमिक स्तर की पाठचर्या में अक्षर ज्ञान, पढ़ना, बोलना, लिखना, इसका ज्ञान कराया जाता था। इसके साथ साथ अंकगणित का सामान्य ज्ञान और कुरान शरीफ का 30वां भाग, कुरान शरीफ का तो प्राथमिक स्तर पर अक्षर ज्ञान, पढ़ना, लिखना, बोलना, सामान्य गणित का ज्ञान और कुरान शरीफ का 30वां भाग का ज्ञान कराया जाता था। और इसके साथ से एक दादी की गुलिस्तां और बोस्तां पुस्तकें पढ़ाई जाती थी। उच्च शिक्षा की पाठचर्या की बात की जाए तो उच्चतर स्तर पर पाठचर्या दो भागों में विभाजित थी, लौकिक और धार्मिक। लौकिक पाठचर्या में अरबी फारसी साहित्य, दर्शन साहित्य, अंगणित, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इनकी शिक्षा जहाँ लौकिक साहित्य के अंतर्गत दी जाती थी, वहीं धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत कुरान, इस्लामी साहित्य, इस्लामी धर्म, इस्लामी दर्शन, इस्लामी कानून, शरीयत जिसको कहते हैं, इसके साथ साथ अन्य बहुत सारी धार्मिक क्रियाओं की शिक्षा दी जाती थी। ये शिक्षा की पाठचर्या थी। शिक्षा की पाठचर्या के बाद अगर शिक्षण विधि की बात आती है तो शिक्षण विधि में वही शिक्षण विधियाँ होती थी जो अनुकरण विधि, अभ्यास विधि और स्मरण विधि, भाषण एवं व्याख्यान विधि, तर्क विधि, स्वाध्याय विधि और प्रदर्शन प्रयोग तथा अभ्यास विधि, ये प्रमुख शिक्षण विधियाँ थी। मध्यकाल में रट कर याद करने पर विशेष जोर दिया जाता था। इसके साथ साथ अगर विशेष टिप्पणी की बात की जाए तो मध्यकाल में जो शिक्षा का माध्यम था वो अरबी फारसी भाषाएं थी और नाइकीय पद्धति का भी प्रचलन था। नाइकीय पद्धति का तात्पर्य ऐसी प्रणाली से था जिसमें शिक्षकों की कमी होने पर वरिष्ठ छात्र अपने नीचे की कक्षाओं के छात्रों को यानी कनिष्ठ छात्रों को शिक्षा देते थे, सामान्य चीज़ों की जानकारी देते थे। अनुशासन की बात की जाए तो अनुशासन पर चर्चा करते हैं तो यहाँ पर वैदिक और बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली से हटकर अलग अनुशासन था। अलग अनुशासन इसलिए कह सकते हो, यहाँ पर अनुशासन के रूप में शिक्षकों के आदेशों का पालन करना और मकतबों तथा मदरसों के नियमों का पालन करना ही अनुशासन माना जाता था। इनकी त्रुटि होने पर, शिक्षकों के आदेशों का पालन न होने पर या मकतब और मदरसों के नियमों का पालन न होने पर विद्यार्थी को, छात्र को कठोर दंड दिए जाते थे। उन कठोर दंडों में मुर्गा बना देना, हाथ पैर बांधकर टांग देना, बेतों से और कोड़ों से पिटाई करने जैसे शारीरिक दंड का भी प्रावधान था। शारीरिक दंड दिए जाते थे। फिर अनुशासन के बाद शिक्षक की बात आती है तो शिक्षक जो होते थे वो शिक्षकों को उस्ताद कहा जाता था। उस्ताद जो होते थे वो धर्म को मानने वाले होते थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले होते थे और अरबी फारसी के विद्वान होते थे। इस्लाम धर्म को मानने वाले तथा अरबी फारसी के विद्वान शिक्षक होते थे। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये थी कि जहाँ वैदिक काल और बौद्ध काल में शिक्षा देने के लिए शिक्षक कोई शुल्क नहीं लेते थे, कोई तनख्वाह वेतन नहीं लेते थे, वहीं मध्यकाल में शिक्षकों को वेतन देने की शुरुआत हुई। एक आकर्षक मोटी रकम वेतन के रूप में शिक्षकों को दी जाती थी और उनको सारी सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य के संसाधन प्राप्त थे। शिक्षार्थी की बात की जाए
तो शिक्षार्थी जो वैदिक काल और बौद्ध काल के शिक्षार्थी थे उनसे यहाँ के शिक्षार्थियों की स्थिति थोड़ी हटकर थी। यहाँ शिक्षार्थी को स्वतंत्रता नहीं थी, कहीं ना कहीं वो डरे सहमे होते थे। उसके पीछे का कारण अनुशासन के रूप में कठोर दंड का प्रावधान होता था, इसलिए वो अपनी बातों को बहुत खुलकर अभिव्यक्त नहीं कर पाते थे, शिक्षकों से डरते थे और नियमों और कानूनों में बंधे रहते थे। ये शिक्षार्थी के लिए था। अगर थोड़ा भी किसी भी नियम कानून या शिक्षकों के आदेशों के पालन का नहीं कर पाते थे, उनका उल्लंघन करते थे, तो उनको कठोर दंड दिया जाता था। फिर शिक्षार्थी के बाद विद्यालय की बात की जाती है। विद्यालय की हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। विद्यालय जो शिक्षा 2 स्तर की थी और 2 स्तर के विद्यालय भी थे। प्राथमिक स्तर पर मकतब था। मकतब जो शब्द है वो अरबी भाषा के कुतुब से लिया गया है। कुतुब का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पढ़ने पढ़ाने की क्रिया संचालित हो, पठन पाठन की जहाँ व्यवस्था हो, उसी को मकतब कहते हैं। और पढ़ने लिखने की शुरुआत प्राथमिक शिक्षा में होती थी, इसलिए मकतब जो होते थे वो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र होते थे और उच्च शिक्षा के केंद्र मदरसे होते थे। मदरसा शब्द जो है वो अरबी भाषा के दरस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है भाषण देना। इसलिए मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र होते थे, जिसमें उच्च शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो यहाँ डिग्रियाँ होती थी, जैसे हम वैदिक काल में चर्चा कर चुके हैं, 1 वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते थे, 2 को वसु कहते थे, 3 को रुद्र कहते थे और 4 को आदित्य कहते थे। ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ उपाधियाँ दी जाती थी। उन उपाधियों में इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता रखने वाले को इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता रखने वाले को आमिल कहा जाता था। इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता रखने वाले को आमिल कहा जाता था। अरबी फारसी में विशेष योग्यता रखने वाले को काबिल कहा जाता था। अरबी फारसी में जो विशेष योग्यता रखता था उसको काबिल कहा जाता था। और तर्क और दर्शन में जो विशेष योग्यता, तर्क और दर्शन शास्त्र में जो विशेष योग्यता रखता था उसको फाजिल कहा जाता था। तो ये 3 उपाधियाँ दी जाती। इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता रखने वाले को आमिल, अरबी फारसी में विशेष योग्यता रखने वाले को काबिल और तर्क और दर्शन में विशेष योग्यता रखने वाले को फाजिल की उपाधि दी जाती थी। मकतब और मदरसों के अलावा अगर शिक्षा संस्थाओं की बात की जाए तो दरगाहें, खानकाहें, कुरान स्कूल भी शिक्षा के केंद्र थे। दिल्ली में इल्तुतमिश ने एक मदरसे का स्थापना किया था जो उस समय बहुत मशहूर हुआ था। मदरसा ये मुअज्जी जो दिल्ली में इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया गया। और जौनपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जौनपुर को सिराज ये हिंद की उपाधि दी गई थी। तो ये एक संक्षिप्त सा परिचय हमारा मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर